welcome to Adult 24/7. I'm Rebecca Aga, and here in this video session we people are going to cover a chapter of your Flamingo book, and the name of the chapter is Indigo, which is written by Louis Fisher. And here we are covering part 3 of this chapter, where we will learn the whole explanation of the chapter, and we will also cover all the hard words which will come in between. So before starting the part 3 of this chapter, let us take an overview of the last part. So अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि लुईस फिशर को गांधी जी अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, और स्टोरी नरेट करते समय वो बताते हैं कि जब वो लखनऊ की एक एनुअल मीटिंग अटेंड कर रहे थे, सो उस दौरान उनके पास एक किसान आया जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, और उसने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो चंपारण आए और चंपारण आकर के वो उनकी मदद करें। तो गांधी जी चंपारण जाते हैं और चंपारण जाकर के उसकी मदद करते हैं, लेकिन उस दौरान उनको काफ़ी सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उन एफर्ट्स के लिए उन्हें काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। गांधी जी उन पीजेंट्स की वजह से जेल तक जाते हैं, और जेल में जाने के दौरान वो कई सारे लॉयर्स को कॉल लगाते हैं कि क्या तुम लोग मेरे सपोर्ट में हो। सो वो गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए सारे के सारे लॉयर्स वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, पीजेंट्स वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो गांधी जी का ये कहना था कि अगर तुम सभी लोग मेरे सपोर्ट में हो तो तुम प्रॉपर मेरे सपोर्ट में रहो, क्योंकि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे। तो लॉयर्स कह रहे थे कि हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन फिर गांधी जी ने बोला कि इन किसानों का क्या, जिसके लिए मैं यहाँ पर आकर के इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और ये बोला कि गांधी जी जो कि एक स्ट्रेंजर हैं, वो स्ट्रेंजर होते हुए हम किसानों की मदद कर सकते हैं, तो क्यों हम लोग नहीं कर सकते। ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। सो ये सुन करके जितने भी लॉयर्स होते हैं वो एक यूनानिमिटी क्रिएट करते हैं और गांधी जी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि गांधी जी, हम ऐसा शर्मनाक काम बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप हमारे प्रेजेंट के सपोर्ट में हो और हम उसके अगेंस्ट में रहें। सो अब आगे क्या होता है वो हम लोग हमारी स्टोरी में इस पार्ट में देखेंगे। सो लेट अस सी कि हमें इस पार्ट में क्या दिया गया है। नाउ इट इज रिटन हियर, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। अब वो सब के सब कहाँ चले जाते हैं, गांधी जी के पास, and told him they were ready to follow him into jail। अब वो गांधी जी से कहते हैं कि अब हम सारे लोग जो हैं वो वापस घर नहीं जाएंगे, बल्कि हम भी आपको जेल में फॉलो करेंगे, यानी कि अगर आपको जेल भेजा गया तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल में आकर के बंद हो जाएंगे। The battle of Champaran is won, he exclaimed। अब यहाँ पे जब वो लुईस फिशर को अपनी स्टोरी बता रहे हैं तो वो बड़ी हैरानी के साथ बोलते हैं कि ये वो मोमेंट था व्हेन आई फील कि चंपारण इज वॉन, यानी कि चंपारण की जीत हुई है, चंपारण के किसानों की जीत हुई है, वो जीत जिसके लिए मैं इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा था। जब सारे के सारे लॉयर्स इकट्ठा हुए और वो मेरे सपोर्ट में आए और उन्होंने मुझे ये बोला कि वो भी मेरे साथ साथ जेल में जाएंगे, तो मुझे लगा कि चंपारण जीत गया है, चंपारण के किसानों की जीत हो गई है। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। Then he did what? उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेपर लिया और उस पेपर को पेयर्स में जितने भी लॉयर्स थे उनको डिवाइड कर दिया, और उसके बाद उन पेयर्स में उन्होंने कोर्ट अरेस्ट का नोटिस लिख दिया, यानी कि जितने भी लॉयर्स थे दे वर रेडी टू कम टू जेल। सारे के सारे लॉयर्स इकट्ठे हो गए और बोले कि हम भी आपको जेल में फॉलो करेंगे, राइट। तो उन्होंने एक पेपर में अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली थी कि कैसे वो गांधी जी को जेल तक फॉलो करेंगे। नाउ सेवरल डेज लेटर, यानी कि कुछ दिनों बाद, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। अब कुछ दिनों बाद, यानी कि कुछ टाइम बाद, गांधी जी को एक इंफॉर्मेशन आती है और गांधी जी को एक बात का पता चलता है, और वो बात क्या थी? He received a written communication फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम। तो मजिस्ट्रेट जो थे कोर्ट के, यानी कि जो कोर्ट के जज थे, वहां से उनके पास एक इंफॉर्मेशन आई थी, दैट वाज रिटन कम्युनिकेशन, एंड इट इज सेड दैट कि आप को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस प्रोविंस के, उन्होंने हमको ये ऑर्डर दिया है कि आपके केस को अभी के अभी ड्रॉप कर दिया जाए। ड्रॉप रेफर्स टू एंड दिस, टू स्टॉप दिस, यानी कि उनका केस अब और आगे बढ़ेगा नहीं और वो अब जेल नहीं जाएंगे।
सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट वाज हैपन टू गांधी जी कि ऑल ऑफ द सडन जो कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये बोला है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने ही मेरे केस को ड्रॉप कर दिया है और अब मैं जेल नहीं जाऊंगा. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. तो अब गांधी जी कहते हैं ये वो समय था जब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट ट्रायम्फ किया था. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायम्फ? मींस विक्ट्री, जीत हासिल करना, राइट. सो ये वो पहला समय था जब हमारे मॉडर्न भारत में यानी कि आधुनिक भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जीत हुई थी, विक्ट्री हुई थी. मैं आपको यहाँ पर बताती चलूं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या होता है. जब बहुत सारे लोग जो कि एक ही जगह के होते हैं वो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को लीगली मानने से इनकार कर देते हैं, वो उसको डिसओबे करते हैं और सब एकजुट इकट्ठे होकर के चुपचाप बिना लड़े बिना किसी तरीके के झगड़ा किए हुए चुपचाप बोलते हैं कि हमें किसी लॉ और ऑर्डर को नहीं मानना है, तो उसको आप सिविल डिसओबीडियंस बोल सकते हो. सो ये जो लोग हैं वो एक ही समूह के हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के हो सकते हैं या एक पर्टिकुलर एरिया के हो सकते हैं जो एकजुट होकर के ये बोल रहे हैं कि हम इस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे. सो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जब ये हुआ मेरे साथ, मुझे जेल जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, तब मुझे लगा कि हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो हमने चुपचाप डिसओबे किया था लॉ एंड ऑर्डर को, वो जीत गया है, उसकी जीत हुई है. गांधी and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmer. अब फिर गांधी जी कहते हैं कि मैं और मेरे साथ जितने भी लॉयर्स थे, जितने भी वकील थे, सब लोगों ने अपने काम को आगे बढ़ा दिया था, यानी कि कार्यवाही को हम आगे बढ़ा रहे थे. हम लोगों ने एक फार-फ्लंग इंक्वायरी स्टार्ट करी. किस चीज को लेकर के? ग्रीवेंसेस को लेकर के जो किसानों की थी. जितने भी गरीब किसान थे वो कितना ज़्यादा टॉर्चर झेल रहे थे, कितना ज़्यादा परेशान थे, कितना ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में प्लाइट था, कितनी सारी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम थी, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत सारी इंक्वायरीज इकट्ठा करी. फार फ्लंग का क्या मतलब है? यहाँ पे दूर दूर से जो इन्फॉर्मेशन ये लोग कलेक्ट कर सकते थे, जो इन्फॉर्मेशन ये लोग गैदर कर सकते थे, दे गैदर्ड इट. Depositions by about 10,000 peasants were written down. अब वो कहते हैं जब इन लोगों ने ये इंक्वायरी बिठाई है तो इनको इंक्वायरी के तौर पर 10,000 peasants की इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ा. And they took it out. And notes made on other evidences. और फिर बहुत अदर नोट्स निकाले गए, बहुत सारे प्रूफ्स मिले जिसके ऊपर पूरे इन लोगों ने नोट्स बैठ करके लिखे हैं. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. अब अलग अलग जगह से इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, इंफॉर्मेशंस निकाली, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया, उनके नोट्स फॉर्म किए, फिर वो डॉक्यूमेंट्स में तैयार किए. एंड द होल एरिया throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. Now, if you see here, you get to know that कि जो पूरा एरिया था, जब गांधी जी आए उन्होंने कुछ लॉयर्स को बिठाला और जब इंक्वायरी और छानबीन इतनी तेजी से चल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा जो एरिया है वो थ्रॉब्ड कर गया हो, वो वाइब्रेंट हो गया हो, वो एनर्जेटिक हो गया हो. हर तरफ से वो सिर्फ काम चल रहा था, बहुत सारी चीज़ों को सर्च किया जा रहा था, बहुत सारी इंक्वायरीज की जा रही थी. एंड इट वॉज लाइक बहुत एक्टिव हो गए हैं लोग, इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, हर कोई किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा हुआ था. एंड वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. वेहेमेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंस. और अब ये जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका था, बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था और बहुत तेजी से इस काम को प्रोसीड किया जा रहा था. इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट. जून में गांधी जी को समन करना था. आई टोल्ड यू कि समन का मतलब क्या होता है? कोर्ट का ऑर्डर आना. ठीक है, सो गांधी जी को कहाँ जाना था? सर एडवर्ड गेट के पास. ये कौन है? द लेफ्टिनेंट गवर्नर. वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्होंने गांधी जी के केस को ड्रॉप कर दिया था. बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न.
अब क्योंकि उनका दोबारा से एक समन आ चुका था, उन्हें वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना था और लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताया गया है सर एडवर्ड गेट के पास उनको जब जाना था, तो अब गांधी जी फिर से कंसर्न हो गए थे कि अगर मान लो मैं वापस नहीं आता, मुझे वापस जेल में डाल दिया गया, एक्चुअली मेरा केस अभी ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन मान लो इन केस अगर मैं वापस जेल चला गया तो फिर क्या? ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग अब इस चीज को छोड़ देंगे, उनके दिमाग से ये सारी बातें निकल जाएंगी और फिर कामों को रोक दिया जाएगा। सो इट वाज लाइक नहीं, अभी भी एक्टिविटी प्रोसीड की जानी चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे मैं ना हूं। तो अब उन्होंने क्या किया, वापस से एक बहुत डिटेल प्लान बनाया, एक प्रॉपर प्लान लंबा चौड़ा बनाया, और वो प्लान भी कौन सा था, सिविल डिसोबीडियंस को लेकर के। उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं लौटता हूं तो भी तुम लोगों को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, तुम लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा और हम लोग फिर से एक ऐसा सिविल डिसोबीडियंस करेंगे जिससे जो भी रिजल्ट हो वो हमारे फेवर में हो। गांधी जी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है protracted, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग। तो जब गांधी जी का बुलावा आया कि उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए जाना है, तो गांधी जी चले जाते हैं और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनके 4 बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, बहुत लंबे चौड़े, बहुत देर देर की मीटिंग होती है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हम एक ऑफिशियल कमीशन को अपॉइंट करेंगे इंक्वायरी के लिए, जांच पड़ताल के लिए, इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन। अभी जो नील की खेती कर रहे शेयरक्रॉपर्स हैं, उनके जो हालात हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम एक ऑफिशियल इंक्वायरी करेंगे और वो ऑफिशियल इंक्वायरी करने वाले ऑफिशियल कमीशंस होंगे जिन्हें हम अपॉइंट करेंगे। सो इसकी जांच पड़ताल अच्छे से करी जाएगी और इसके लिए ज़रूर हम जल्द से जल्द किसी ना किसी तरह का कोई रिजल्ट देंगे। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasant। अब ये कमीशन बनाया गया, कमीशन रेफर्स टू अ संगठन, ठीक है। तो एक कमीशन तैयार हुआ और इस कमीशन में कौन कौन था, लैंडलॉर्ड्स थे। लैंडलॉर्ड्स मतलब जिनकी वो जमीनें थी, द लैंड ओनर्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब गवर्नमेंट के कई सारे ऑफिशियल्स बैठे और गांधी जी भी बैठे वहां पर। गांधी जी इकलौते पर्सन थे जो रिप्रेजेंटेटिव बने, किसके, किसानों के। किसानों की तरफ से बोलने वाला जो इकलौता पर्सन उस मीटिंग में, उस कमीशन में, उस संगठन में बैठा था, वो कोई और नहीं बल्कि वो महात्मा गांधी थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसानों की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए थे। गांधी रिमेन्ड in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits, the visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life। अब यहाँ पे गांधी जी के बारे में एक बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो, या बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल करके आती है। वो क्या है, गांधी जी ने ऐसा डिसाइड किया था कि वो चंपारण में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। वो चंपारण आएंगे उस गरीब किसान की मदद करने के लिए और वो एक शॉर्ट टाइम वहाँ पर रुकेंगे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के बाद गांधी जी अपने घर वापस चले जाएंगे, अपने आश्रम वापस चले जाएंगे। तो वो यहाँ पर आए और वो 7 महीने तक लगातार यहाँ पर रुके रहे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, द शेयर क्रॉपर्स। फिर उसके बाद गांधी जी ने कई सारी शॉर्टर विजिट्स करी यहाँ पर, मतलब चले गए थे वो, बीच बीच में आते रहे काफी दिन तक। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट। अब ये सारी जो विजिट्स थी, यानी कि जो गांधी जी बार बार चंपारण आ रहे थे, वो बताते हैं कि ये किसी और वजह से नहीं था। उन्होंने बोला मैं यहाँ पर बार बार इसीलिए आ रहा था क्योंकि मुझे एक गरीब किसान ने अप्रोच किया था, उसने मुझे बोला कि मैं उसकी मदद करूं और ये बहुत ज़रूरी भी था कि मैं उसकी मदद करता क्योंकि वो परेशानी में था। और मैं तो सोच के आया था कि ये शॉर्ट टर्म होने वाला है, कुछ दिनों तक रहेगा फिर सही हो जाएगा, लेकिन इसने मेरा पूरा 1 साल खा लिया, एंड दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न।
अगर मैं किसी भी मैटर के लिए एक साल एक जगह पर बैठा हुआ हूं तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। कोई भी इंसान अपना टाइम बैठ करके वेस्ट नहीं करता। अगर वो अपनी जिंदगी के एक साल दे रहा है मतलब वो मैटर बहुत बड़ा है। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed, in principle, to make refunds to the peasant. But how much must we pay? They asked Gandhi. अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज, गांधी जी ने अगर अपना एक साल किसी चीज के ऊपर दिया तो उसका उन्हें रिजल्ट भी मिला, राइट? ये जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी वो असेंबल्ड हुई। असेंबल्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठे होना, टुगेदर आना। तो यहाँ पर बहुत सारे एविडेंसेस मिले। क्रशिंग माउंटेन मतलब अ लॉट ऑफ, इन अ नंबर ऑफ अमाउंट, गिन भी नहीं सकते हो। सब कुछ अगेंस्ट में था लैंडलॉर्ड्स के। एवरीथिंग वाज इन अगेंस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, राइट? बहुत ज्यादा अमाउंट में, इन ह्यूज अमाउंट। अब गांधी जी ने इतना ज्यादा रिसर्च किया था, इतनी इंक्वायरी करी थी जिसमें उनको बहुत सारे एविडेंसेस मिल गए थे इन लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, जो कि सफिशिएंट थे इनको गलत ठहराने के लिए। तो ये सारे के सारे जो एविडेंस थे, दीज वर अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। बिग प्लांटर्स मीन्स द वन हु आर द लैंड ओनर्स। And when they saw this, they agreed. और जब इन लोगों ने देखा कि इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े इनके खिलाफ एविडेंसेस हैं तो ये लोग डर गए, घबरा गए, अरे बाप रे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, हमने ऐसा किया है, हमने गलत किया, हमने किसानों के साथ गलत किया। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न ये था कि अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हें उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा, तो अब तुम क्या करोगे, राइट? सो उन्होंने कहा कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब कुछ भी हो, अब कुछ भी हो, आप गलत हो, मुझे ये चीज समझ में आ गई और अब आपको रिफंड तो करना पड़ेगा। गरीब किसानों को जो आप अभी तक लूटते रहे, उनके ऊपर जबरदस्ती टैक्स लगाते रहे, जबरदस्ती उनसे मुआवजा लेते रहे, तो आपने जो भी गलत किया है गरीब किसानों के साथ, आपको उनको वो रीपे तो करना पड़ेगा, आपको रिफंड तो देना पड़ेगा, ठीक? तो यहाँ पर वो सारे के सारे लोग, जितने भी बिग प्लांटर्स थे, उन्होंने गांधी जी से बोला ठीक है, अगर हमें आपको रिफंड करना है तो हमें कितना रिफंड करना होगा ये तो बता दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने हरकतें करी थी उस हिसाब से तो उनको 100% रिफंड देना पड़ता। बट लुक एट दिस, व्हाट दे डिड, दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। इन लोगों के दिमाग में ये था, ये जितने भी लैंड ओनर्स थे, जितने भी बिग प्लांटर्स थे, इनके दिमाग में ये था अब गांधी जी आए हैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बन के, रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो वो हमसे कहेंगे कि लाओ सारा पैसा लाओ, जितना तुमने हमसे पैसा लिया सारा का सारा पैसा वापस करो। बट यहां पर बताया जा रहा है विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और इन लोगों को ये चीज अच्छे से पता थी, ये जितने भी बिग प्लांटर्स थे इनको ये चीज अच्छे से पता थी कि ये फुल मुआवजे का डिमांड कर सकते हैं, फुल रीपेमेंट मांग सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया है वो इलीगल है, गलत है, कानून के खिलाफ है और डिसीटफुल है। ठीक है, डिसीटफुल मतलब जो चीज आप चालाकी से, गलत तरीके से करते हो, दैट इज कॉल्ड डिसीटफुल। समझ में आ रहा है? डिसऑनेस्टली किया गया काम। तो अब इनको ये सारी चीजें पता थी कि इन लोगों ने गलत तरीके से शेयर क्रॉपर से इनका जो भी सामान है वो लिया है, इनकी जो भी खेती किसानी जो भी थी इनके साथ गलत किया। दे नो इट वेरी वेल। ही आस्क्ड ओनली 50%। तो इनको लग रहा था अरे गांधी जी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से 100% रीपेमेंट मांग ले, लेकिन गांधी जी ने कहा अच्छा ओके, आप मेरे को 50% दे दो। गांधी ने सिर्फ और सिर्फ 50% की डिमांड की एंड दे वर शॉक्ड कि 50% की डिमांड कर रहे हैं। There he seemed adamant, और ऐसा लग रहा था गांधी जी जब 50% की डिमांड कर रहे थे तो वो एडमेंट थी। एडमेंट का मतलब होता है स्टबन हो जाना, जिद्दी हो जाना, कि भाई नहीं 50% तो 50%, हमने 100% की डिमांड नहीं की, हमने 50% की और वो 50% तुम्हें देने पड़ेंगे। राइट्स रेवरेंड जेजेड हॉज, और ये स्टेटमेंट लिखा गया है रेवरेंड जेजेड हॉज के द्वारा। मतलब उन्होंने भी एक अकाउंट मेंटेन किया था इस चीज के बारे में कि ये उनकी आंखों देखा किस्सा है। अब ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, मिशनरीज कौन होते हैं?
दे आर एक्चुअली क्रिश्चियंस जो जगह जगह जा कर के प्रीच करते हैं और अपने धर्म में लोगों को कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रेवरेंड जे.जेड हॉज हैं वो एक ब्रिटिश मिशनरी हैं और ये चंपारण में रहते हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया इस पूरे एपिसोड को, एपिसोड मतलब ये जो पूरा का पूरा किस्सा हुआ, जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ, उन्होंने इस एपिसोड को क्लोजली नोटिस किया था क्योंकि शायद ये भी उसका पार्ट थे। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. अब इन लोगों के दिमाग में चल रहा था गांधी जी तो बहुत अड़िग हो गए हैं, वो 50% से नीचे तो आने ही नहीं वाले, वो मानने नहीं वाले, वो कभी भी इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं कि हम जो है 50% से कम लेंगे। तो उन्होंने एक बात रखी गांधी जी से कि अगर मैं आपको 25% दे दूं तो चलेगा। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी took him at his word, thus breaking the deadlock. अब डेडलॉक का क्या मतलब है? एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन बनी होना। स्टैंड स्टिल क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कोई बात है, यहाँ से एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ से एक पर्सन बैठा हुआ है, दोनों के बीच में एक डील चल रही है कि भाई इतने पे मान जाओ, ये कह रहा है 20 पे मान जाओ, ये कह रहा है नहीं 10 पे ही मानेंगे। तो ये स्टैंड स्टिल सिचुएशन होगा क्योंकि अपनी अपनी बात पर अड़िग हैं और कोई भी सोल्यूशन, कोई भी हल नहीं निकल रहा, राइट। तो इस स्टैंड स्टिल सिचुएशन को ही आप बोलोगे डेडलॉक, कि बात आगे ही नहीं बढ़ रही। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने इस डेडलॉक को ब्रेक कर दिया, यानी कि इस स्टैंड स्टिल सिचुएशन को ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया। और कैसे खत्म किया? ये बहुत ही हैरानी की बात थी कि वो गांधी जी जो 50% से नीचे आने के लिए तैयार नहीं थे, वो 25% पे मान गए थे। लैंडलॉर्ड्स ने बोला कि हम 25% रीपे कर पाएंगे, 50% नहीं करेंगे, तो गांधी जी मान गए थे। और गांधी जी माने भी इसीलिए थे, उनके वर्ड्स के लिए इसीलिए वो तैयार हो गए थे, उनकी बातों को उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वो इस डेडलॉक को ब्रेक करना चाहते थे, यानी कि जो स्टैंड स्टिल सिचुएशन है उसको खत्म करना चाहते थे। ना तुम्हारी ना हमारी, चलो हम मान जाते हैं, हमें पैसे दे दो, 25% ही दे दो, लेकिन दे दो। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली। अब मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यूनानिमसली का मतलब क्या होता है? एक टुगेदरनेस के साथ लिया गया डिसीजन, ठीक है, जिसमें सब अग्री थे। तो ये जो सेटलमेंट हुआ कि 25% रीपेमेंट किया जाएगा गरीब किसानों का, इस बात को हर कोई एक्सेप्ट कर रहा था बाय द कमीशन। मतलब कमीशन में बैठा हुआ हर बंदा, चाहे वो लैंड ओनर्स हो, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, या फिर वो गांधी जी हो, हर कोई इस बात पे अग्री हो गया कि 25% रीपेमेंट ये करेंगे लैंड ओनर्स। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। अब गांधी जी यहाँ पे लूज फिशर को बताते हैं, क्योंकि लूज फिशर भी ये सोचने पे मजबूर हो गए थे हमारी तरह कि आखिर गांधी जी 25% पे क्यों मान गए। तो गांधी जी कहते हैं मेरे लिए वो 25% जो रिफंड था वो इंपॉर्टेंट नहीं था। The important thing was the fact that the landlords had been obliged to surrender. मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था। They accepted their fault and they surrender part of the money and with it part of their prestige. उन्होंने 25% पैसा दे करके ये बता दिया कि उन्होंने जो उनकी प्रेस्टिज है उसको दे दिया है, यानी कि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी यहाँ पर वो धुल गई थी। जितने भी लैंड ओनर्स थे जो अभी तक बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करते थे गरीबों को, उनकी इज्जत तो धुल गई थी। उन्होंने पैसा रिफंड कर दिया, मतलब वो इस बात से अग्री हो गए कि उन्होंने पीजेंट्स के साथ गलत किया है। और गांधी जी को और चाहिए क्या था? वो किसी रिफंड की तो डिमांड करने आए ही नहीं थे। वो तो ये चाहते थे कि ये जितने भी लैंड ओनर्स हैं वो अब और ज़्यादा गरीब किसानों को परेशान ना करें, और ज़्यादा उनको ऑप्रेस ना करें। सो यहाँ पर जब उन्होंने पेमेंट कर दिया, मतलब वो अपनी गलती को ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने धो दी है, राइट। सो इस बात से गांधी जी खुश थे और वो अग्री कर गए थे, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। Therefore, इसलिए एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्न, जितना पीजेंट्स के बारे में कहा जाए या पीजेंट्स को जितना पता था, जितना ये जानते थे, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अवर नॉट टू बी रिपब्लिश द लॉ। मतलब ये जो प्लांटर्स हैं, यानी कि ये जो लैंड ओनर्स हैं, इनके ऊपर कोई लॉ नहीं चलता,
बल्कि ये लॉ बनाते हैं और उससे दूसरों को दबाते हैं। ये अपने आप को लॉ का लॉर्ड कहते हैं, मतलब हम ही भगवान हैं, हम जो लॉ बनाएंगे वही सही होगा और किसी का लॉ नहीं माना जाएगा। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जो गरीब किसान थे उन्होंने ये चीज़ समझी कि नहीं, अब हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हम भी डिफेंड कर सकते हैं, हम भी गलत हो रही चीज़ों के लिए या हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने हिम्मत सीखी, उन्होंने लर्न किया कि हिम्मत कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो हमें हमारा अधिकार मिल जाता है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन। अब जो चीज़ें हो रही थी उससे गांधी जी ने जो काम किया वो सही था, ये भी प्रूव हो गया। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडेंट देयर स्टेट। अब कौन से इवेंट्स हुए? कुछ सालों बाद जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वो जगहें छोड़ दी थी, वो लैंड्स छोड़ दिए थे। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट इंडिगो शेयरक्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। और ये जितने भी लैंड्स ब्रिटिशर्स के हाथ से छुट करके बाहर आए थे वो वापस किसको दिए जाने लगे थे? ये इंडिगो शेयरक्रॉपर्स को। अब इनके जो खुद के लैंड्स हुआ करते थे, जो कभी इनके थे, ब्रिटिशर्स ने हथिया लिए थे चालाकी से, डिसऑनेस्ट वे में, अब ये इनको वापस मिल गए थे। गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ। गांधी ने अपने आप को कभी सेटिस्फाई नहीं किया। कंटेंट का मतलब सेटिस्फाई। विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मुझे पॉलिटिकल वे में या इकोनॉमिक वे में किसी तरह का कोई निवारण मिले। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. अभी भी गांधी जी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे। अभी जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर लिया था गांधी जी ने, लेकिन गांधी जी को लग रहा था कि अभी भी जो मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हुई है। और वो एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कल्चरली, सोशली, इन लोगों को नॉलेज नहीं है, ये अभी भी बैकवर्ड हैं, ये अभी भी पिछड़े हैं और हमें इनको अवेयर करवाना है, इनको हमें सजग बनाना है। सो गांधी जी ने कहा कि जितने भी चंपारण विलेजेस के लोग थे, मेरे मन में ये इंटेंशन थी, मैं चाहता था कि मैं इन लोगों के लिए जल्द से जल्द कुछ करूं, इनको अवेयर करूं, इनको पढ़ाऊं या इनके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्टार्ट करूं ताकि इनको पता चले कि जो इनके राइट्स हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। गॉट इट? समझ में आ गया? सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ दिस सेशन जिसमें हम लोगों ने पार्ट 3 कंप्लीट किया है। और आगे गांधी जी ने क्या किसी तरह का कोई स्टेप लिया इनको अवेयर करने के लिए या इनको इनकी बैकवर्डनेस से निकालने के लिए, पीजेंट्स के बैकवर्डनेस से निकालने के लिए। सो ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे आने वाले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट if you are new, and press the bell icon also so that you can get each and every notification of this channel. Thank you.